सिलेबस है इसका लंबा चौड़ा चीजें हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा सीखिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। तो कंस्ट्रक्टर क्या है एक लाइन में? हाँ, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? बताओ, सीधे हम काम का बात बताने नहीं, हम पूछ रहे हैं कंस्ट्रक्टर क्या है। पाइथन में हमारे पास तीन चीज है, क्लास है, फंक्शन है, डेटा है। कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेथड, क्लास का मेथड। किस तरह का मेथड है? नॉर्मल मेथड है क्या? इस मेथड को हम किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, इट इज अ स्पेशल मेथड ऑफ द क्लास, ठीक है, एंड इट इज स्पेशल because its name is special and the name of constructor is init here, ठीक है, and this function will be called automatically whenever we create an object of the class, ठीक है, but for every object the constructor will be called only one time, ठीक है, ओके। तो हम क्यों बनाएंगे, क्या इस्तेमाल है इसका, कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाएंगे और क्या इस्तेमाल है? तो सर इस्तेमाल तो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर क्लास के वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, डेटा को इनिशियलाइज करना है, तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर किसी फाइल, डेटाबेस या दूसरे रिसोर्सेज को ओपन करना है ऑब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रक्टर। व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? हाँ, इट इज ऑल्सो a special type of method of the class, ठीक है, and it is a special because its name is a special and the name of destructor is tel, ठीक है, जिसके पहले डबल अंडर स्कोर और उसके बाद में भी डबल अंडर स्कोर लिखते हैं। क्लियर? एंड it will also called automatically whenever we destroy the object of the class, whenever we destroy the object of the class, ठीक है, we can destroy the object by using del function, we can destroy the object within program, ठीक है, at the last by using del function। क्लियर? ओके, तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आप लोगों को कर दिए थे, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोगों को सीखना है इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग बता दिए थे, नहीं बताया था? डू यू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग? क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? हेलो सर। फंक्शन इज सेम, parameter is different, so in C++, ठीक है, if you want to use the concept of function overloading, then you have to write more than one functions, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कि नेम सेम होगा, पैरामीटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मान लीजिए कि दो इंटीजर को जोड़ना है और दो फ्लोट को जोड़ना है और दो लॉन्ग को जोड़ना है, तो आपको 3 बार सम बनाना होगा, एक सम इंट इंट के लिए, एक सम फ्लोट फ्लोट के लिए, एक सम लॉन्ग लॉन्ग के लिए, ठीक है, फ्लोट इंट इंट, फ्लोट फ्लोट, लॉन्ग लॉन्ग, 3, ठीक है। कंसेप्ट पाइथन में भी वही है, क्योंकि कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, बट पाइथन में क्या है कि जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और जब पैरामीटर्स उसमें लिखते हैं, तो वो पैरामीटर्स, ठीक है, आपका इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन का होता है, मतलब टाइप का सिर्फ वेरिएबल का नाम देते हैं, टाइप नहीं देते हैं, ठीक है, जैसा वैल्यू आता है वैसा उसका टाइप हो जाता है। इसका मतलब कि अगर एक फंक्शन हम कोई डिफाइन करते हैं 2 पैरामीटर के लिए, तो वो 2 पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी इंटीजर, दैट मे बी फ्लोट, दैट मे बी इंट। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? आई? हाँ, तो बोले तो हैं आइए। तो आपका क्लास टाइम क्या है?
ऑनलाइन ज्वाइन हुए? अच्छा, आने में लेट हो गया इसलिए ऑनलाइन में ज्वाइन है। चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी हम एक फंक्शन अगर बनाते हैं, लेट सम का ही बनाते हैं, और पैरामीटर में सेल्फ के अलावा हम दे देते हैं a कोमा b। तो ये जो a कोमा b है, ये तो तैयार है कि हम इंटीजर वैल्यू आएगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे, फ्लोट वैल्यू आएगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे, यानी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये क्या कह रहा है? बाय डिफॉल्ट ये क्या कह रहा है कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए तैयार, यानी हर बनाया गया फंक्शन अपने आप में फंक्शन ओवरलोडिंग के फीचर को अवेल करेगा। कैसे करेगा उसके लिए मैं समझाता हूँ। ठीक है, यानी सी प्लस प्लस में आपको डिफाइन करना पड़ता है मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। आइए, कहाँ थे? कहाँ से आ रहे थे? बैग वैग कहाँ है? तो आ कहाँ से रहे थे? बैग यहाँ रखे थे, गए थे रूम पे। बैठी। हाँ जी, तो इसमें एक हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, और वो प्रोग्राम किस पे आधारित है? फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि सेम नंबर डिफरेंट मोर पैरामीटर। देन वन फंक्शन, ठीक है, जिसमें डिफरेंट हम डाटा टाइप के लिए वैल्यू असाइन करें, और यहाँ पे डायरेक्ट रूप से डाटा टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं, इनडायरेक्ट में है। क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन का दो तरीका आपको शुरू से बताया जा रहा होगा, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएबल में जैसा वैल्यू आता है वही उसका टाइप बन जाता है, और एक्सप्लिसिट में वैल्यू आने के पहले उस वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है। तो सी प्लस प्लस चूंकि एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन पे काम करता है, एंड दैट्स वाई अलग अलग पैरामीटर वैल्यू के लिए, अलग अलग पैरामीटर टाइप के लिए फंक्शन भी अलग अलग बनाना पड़ता था फंक्शन ओवर लोडिंग में। यहाँ वैसा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें, ठीक है, मान लीजिए कि कोई क्लास ले लेते हैं, क्लास किसी भी नाम से बना लीजिए ना, टेस्ट डेफ सम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ ए, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ओके, अब यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं? टेस्ट। यहाँ t डॉट सम को कॉल करते हैं, क्या भेज देते हैं? 10 20, और t डॉट सम को करते हैं 10.20 कॉमा 20 पॉइंट, क्या लिख देते हैं? 10। अल्ट आर करते हैं, रन कराते हैं, सेव कर लेते हैं, कुछ भी। आ गया। तो क्या आप सीख रहे हैं इससे? आपको क्या सीख मिल रहा है? कि एक ही फंक्शन दो अलग अलग टाइप पे काम कर रहा है, यानी एक से ज्यादा टाइप पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तुम बोला गया,
तो तुमको बड़ा दिन पे दिख रहे हैं। क्लास आता है जी रेगुलर ना? हाँ हाँ, एक बार करा देते हैं। तो 30 फ्रैक्शन में है तो 30.3 ही आएगा। वो आप बदल सकते हैं, उसको बढ़ा घटा सकते हैं, बाई डिफॉल्ट वो 1 में दे रहा है। ठीक है, उसका कारण होगा राउंड वैल्यू होगा। यहाँ पे तो 2 0 और 1 0 मिलके क्या होगा, 3 0 होगा ना। तो 0 को ओमिट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे दे दें, ये सब तो छोटा छोटा चीज है। तो वैसे भी 0 को नजरअंदाज कर दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है दशमलव में। ये सब तो मैथ का चीज है जी। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है सर। दशमलव में जैसे अगर मान लेते हैं 20 आ रहा है तो 0.2 भी लिख सकते हैं। क्या 0.20 भी लिख सकते हैं, 0.200 भी लिख सकते हैं। ये तो यस मैथमेटिकल सर। नहीं है। ओके, तो क्या इससे आपको पता चल रहा है कि एक बनाया गया फंक्शन किसी भी डाटा टाइप के वैल्यू के लिए तैयार है। ठीक है, यानी कि हर फंक्शन, क्लास का फंक्शन, ठीक है, अपने आप को मेथड ओवरलोडिंग के लिए तैयार है। ओके, अब है कि मान लीजिए कि सर ठीक है, ये तो 2 पैरामीटर में आपने मेथड ओवरलोडिंग बनाया, अगर 3 पैरामीटर हो, 4 पैरामीटर हो, तब क्या करना होगा? हाँ, क्या बन जाएगा? क्वेश्चन को समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए काम कर रहा है? 2 इंट के लिए, 2 फ्लोट के लिए, या 2 कोई भी टाइप के लिए। लेकिन हम कभी 2 के लिए करना चाहते हैं, कभी 3 के लिए करना चाहते हैं, कभी 4 के लिए करना चाहते हैं, तब कैसे होगा? ओवरलोडिंग तो वहां भी हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि ओवरलोडिंग एवरी टाइम इक्वल पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर पे होगा। डिफरेंट पैरामीटर्स पे भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, ये कहाँ से सीखे थे? ये बताए थे क्या तुम लोग को? बता दिए थे? दोबारा तो क्यों बोले हो कि सिखाइए? ठीक है, बढ़िया याद है। वेरी गुड। ठीक है, अब ये एक्चुअली ये पहले से बताया हुआ है, दोबारा ये दोबारा चल रहा है। तो खैर, अब चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है, अब जैसे हम चाहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम डिजाइन करें, क्लास बनाए, ठीक है, जिसमें एक ऐसा फंक्शन हम ले जो 3 पैरामीटर के लिए भी काम करे और 2 पैरामीटर के लिए भी काम करे। ठीक है, तो उसके लिए कहता है कि एक ही फंक्शन तो एक ही होगा, ठीक है, लेकिन उनके डिफॉल्ट वैल्यू आपको इनिशियलाइज करने होंगे क्या? 0। ताकि अगर उनका उस पैरामीटर के लिए अगर कोई वैल्यू नहीं आ रहा है तो वो अपने आप को क्या कर ले? 0 कर ले। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि 10 20 देंगे तो भी काम करेगा, और 10 20 30 देंगे तब भी काम करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ भी छूट गया। आ गया? नहीं, इसको तो 60 आना चाहिए ना जी। एक को ओमिट करना है।
टी डॉट सम 10,20। अच्छा यहाँ पे ये वाला, ये देखिए ये। सर वहाँ तो 2 को ही जोड़ रहे हैं हाँ हम। हो गया हो गया हो गया, आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंसेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग का। ठीक है, ओके। ठीक है, एड ऑन में ये लिखने का काम आप लोग करेंगे। ठीक है, पाइथन के बहुत सारे मटेरियल जहां खोजेंगे वहां मिल जाएगा, और ज्यादातर मटेरियल इसके सही है। ये नया नया है, ठीक है, नई नई इसकी बातें हो रही है, तरह तरह के इसका यूज है। और मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी छोड़ के बाकी सब जगह इसका इस्तेमाल है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें पाइथन का ही इस्तेमाल है। आप देख रहे होंगे गूगल कोलैब में जाके आपको काम करा रहा है, तो गूगल कोलैब में पाइथन का ही वो सब कमांड्स है। ठीक है, जो डीप लर्निंग कर रहे हैं, गूगल कोलैब आप यूज कर रहे हैं, गूगल कोलैब में बाय डिफॉल्ट वो पाइथन ही सपोर्ट कर रहा है, यानी जुपिटर का आईडी ही देता है। ठीक है, और जुपिटर पाइथन का आईडी है। वो जो आप कोलैब में जो देख रहे थे वो एक तरह का क्या है, जुपिटर है। ओके, अब उसमें तरह तरह के पैकेजेज इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हाँ, पैकेजेज इंस्टॉल किए जाते हैं जिसमें आपको कैरोस किया जा रहा होगा। ठीक है, और भी कुछ कुछ उसमें पैकेजेस यूज किए जा रहे होंगे। उन पैकेजेस को यूज करके डीप लर्निंग का कंसेप्ट आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें नहीं करता है तो उसी से काम चला लीजिए ना। ठीक है, देखिए पहले तो कंसेप्ट आपका जहां पे भी मिल जाए वहां पे करते चलिए। हाँ, पेंडिंग, हाँ। और उसके बाद अपना R&D करते रहिए, इधर की क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। है ना। तो ये क्लियर हो गया। लेट्स कम टू द इनहेरिटेंस। तो नहीं हुआ था ना, कि हो गया था? ओके, नहीं हुआ था, कि हो गया था, नहीं हुआ था। अच्छा, अच्छा, वो चालू हो गया था, बोले थे बताने के लिए। अच्छा, स्टैटिक मेथड शायद बता दिए थे, स्टैटिक मेथड नहीं हुआ था। स्टैटिक मेथड में एट द रेट स्टैटिक कोलेबरेटर आपको बोले ये डेकोरेटर बताए थे। हम्म, अच्छा, आप जावा जावा भी नहीं, सी प्लस प्लस में स्टैटिक मेथड है, पढ़े थे? क्या पढ़े थे? हाँ, और दूसरा स्टैटिक डाटा भी होता है। वहाँ तो दोनों का कंसेप्ट रखा गया था।
ठीक है, कंसेप्ट तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है ना, तो बेसिकली जो बात होगी वो स्टैटिक मेथड की होगी, क्योंकि डाटा ऑटोमेटिकली जो आएगा वो स्टैटिक हो जाएगा। ओके, तो स्टैटिक मेथड में क्या सीखे थे वहां पे कि एक ही, हाँ, और जनरल मेथड क्या करेगा जो स्टैटिक नहीं होगा? हाँ, जितना बार कॉल करेंगे उतना बार अलग अलग मेमोरी बनाएगा। और स्टैटिक मेथड एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा, हर बार उसी मेमोरी का इस्तेमाल करेगा। ठीक, ओके, तो बिल्कुल सही है। तो अगर मेमोरी वेस्टेज से बचाना है और साथ साथ एक ही मेमोरी पे काम करना है, क्योंकि मेमोरी अगर मेथड मेमोरी अलग अलग बनाता जाएगा और उसके अंदर हम जो वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, वो वेरिएबल भी अगर अलग अलग मेमोरी में जाता जाएगा, तो ये रिकॉर्ड नंबर, सीरियल नंबर, इस तरह का अगर हम कंसेप्ट जनरेट करना चाहें तो जनरेट नहीं होगा। कैसे होगा? एक्स है तो पहला बार ऑब्जेक्ट बना, उसके साथ कॉल किए, ठीक है, पहले कॉल किए तो मेमोरी अलग बना लिया, एक्स अलग। दूसरी बार कॉल किए, मेमोरी अलग बना लिया, एक्स अलग। ठीक है, तो इस वैल्यू का इस वैल्यू से कोई कोरिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, स्टैटिक में क्या कहता है कि अगर आप हमको स्टैटिक बना रहे हैं तो हम तो एक ही जगह है। अब पहला बार कॉल किए तो वहीं, दूसरा बार कॉल किए तो वहीं, तीसरा बार कॉल किए तो वहीं। ठीक है, तो जो काम होगा वो एक ही मेमोरी के अंदर होगा। ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल मल्टीपल थिंग्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बनाएंगे कैसे यहाँ पाइथन में? तो उसके लिए एक डेकोरेटर आता है, यानी कहता है कि आप नॉर्मली कोई भी फंक्शन जैसे बना रहे हैं क्लास में बनाइए, लेकिन वो स्टैटिक तभी होगा, तभी माना जाएगा जब उसके पहले आप स्टैटिक डेकोरेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्टैटिक डेकोरेटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, ऐसे सिंपल रख देते हैं। ये एक जनरल मेथड होगा। क्या हुआ? जनरल मेथड। ठीक है, अब इसको हम 10 बार अगर कॉल करेंगे तो ये मेमोरी 10 बार क्या करेगा? नया बनाएगा, अलग अलग। हर कॉल में मेमोरी अलग, हर बफरिंग अलग अलग। लेकिन अगर हमको इसको स्टैटिक बनाना है तो ये कहता है कि एट द रेट, इसको डेकोरेटर बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड लिखना होगा। क्या लिखना होगा? स्टैटिक मेथड। इसको बोलते हैं स्टैटिक डेकोरेटर। बहुत सारे डेकोरेटर हैं इस यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक डेकोरेटर, यानी किसी मेथड को अगर स्टैटिक बनाना है तो उसके पहले क्या लगाना होगा? स्टैटिक डेकोरेटर को लगाना होगा। वो कैसे लिखते हैं? एट द रेट स्टैटिक मेथड, एट द रेट स्टैटिक मेथड। ठीक, अब नॉर्मली जब हम किसी मेथड को स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है, तो अमूमन उसे ऑब्जेक्ट नेम से कॉल करने के बजाय, क्योंकि कॉपी तो एक ही होता है, तो बजाय ऑब्जेक्ट नेम से कॉल करने कर सकते हैं हम क्लास नेम से भी उसको कॉल कर सकते हैं। किससे कॉल कर सकते हैं? यानी हम यहाँ पे टी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे बना दिए हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हम सीधे अगर यहाँ लिखें test.show, तब भी ये रन करेगा। और अच्छा, स्टैटिक में सेल्फ नहीं होता है, सॉरी, स्टैटिक में क्या नहीं होता है? सेल्फ नहीं। ठीक है, स्टैटिक में सेल्फ नहीं होता। रन कर गया ना? यानी जब स्टैटिक मेथड जब बनाएंगे तो उसमें जो सेल्फ पैरामीटर है वो ओमिट हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं रहेगा उसमें। स्टैटिक में ही नहीं रहेगा, बाकी सब में रहेगा।
क्योंकि स्टैटिक कह रहा है कि हमारे अंदर जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं वो सब क्लास का है। किसका है? सब क्लास का है। ठीक है, तो आपको उसको बताने के लिए कि ये लोकल है, ग्लोबल है, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं क्लास का ही हूँ, क्योंकि मेरा एक ही कॉपी होगा। किसके लिए? क्लास के लिए। तो जो कुछ भी इस्तेमाल होगा वो किसके लिए होगा? क्लास के लिए। तो क्या जरूरत है सेल्फ लिखने का? ठीक है, आप ऐसे भी एक्स लिखिएगा, मैं क्लास समझ जाऊँ। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। इस ये तरीका होता है आपका स्टैटिक बनाने का। वैसे ऑब्जेक्ट से भी किया जा सकता है, मैं उसको भी एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। t इज इक्वल टू टेस्ट और t डॉट क्या कर लेंगे, सो आ गया। यानी हम क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट नेम से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ज्यादातर जैसे सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो उसमें आपको क्लास नेम का ही रूल बनाया गया होगा, बताया गया होगा। ठीक है, दैट इज द ऑथेंटिक वे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर? तो दोनों यस सर। तरीके सही हैं। ठीक है, अगर स्टैटिक आप बनाएं तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सिंपली मेथड को यूज करना है। ठीक है, यू कैन कॉल डायरेक्टली यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, जैसे इसमें हमने पहला लाइन में क्या लिखा है, टेस्ट डॉट। टेस्ट क्या है? क्लास का नेम है, डॉट शो कर दिए। ठीक है, हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहिएगा नहीं हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, हमको उससे कॉल करना है, तो क्या नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ नहीं, उससे भी कॉल हो जाएगा और मीनिंग दोनों के दोनों दोनों से एक ही होगा। मीनिंग दोनों से एक ही होगा। ठीक है, कॉलिंग करने का तरीका दो हो पर मीनिंग एक ही है, कि जो मेमोरी बन रहा है वो सिर्फ क्लास के लिए बन रहा है और एक ही बन रहा है, एक ही बार बन रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो ये एक चीज आपको बता दिए, ये बना लीजिए। जैसे रिकॉर्ड नंबर वाला एक कंसेप्ट हम लोग लेके आगे बढ़े थे, वो भी लेके चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रैक ले लिए हैं, रैक इज इक्वल टू क्या कर दिए, 0। और यहाँ पे हम स्टैटिक को काउंट बना देते हैं और यहाँ पे प्रिंट के बजाय हम क्या लिख देते हैं, रैक प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और सो यहाँ ना कराने के बजाय ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है। इसको भी आप स्टैटिक बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं स्टैटिक, दोनों को बना दीजिए। स्टैटिक मेथड एक साथ लिखना होगा। एट द रेट बिना उसके डेकोरेट नहीं होगा। कर रहा है कोई हाँ, तब तब डेकोरेटर डेकोरेटर लगा रहे हैं तभी ना काम कर रहा है। वो तो बाय डिफॉल्ट है उसका नेचर।
जैसे ए डॉट टेस्ट किए और ए डॉट मान लीजिए हम काउंट को कॉल कर लिए और फिर बी इज इक्वल टू टेस्ट किए और मान लीजिए कि बी डॉट हम कॉल कर लिए किसको, काउंट को। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे टेस्ट डॉट शो करेंगे तो क्या देगा, और यहाँ पे टेस्ट डॉट शो करेंगे तो क्या देगा। ये सेल्फ यहाँ भी नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा। क्या कह रहा है, लोकल वेरिएबल रेक रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। लोकल वेरिएबल रेफ रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। लोकल वेरिएबल रेक, अच्छा, टेस्ट डॉट रेक और यहाँ भी डाल देते हैं टेस्ट डॉट रेक। आ गया, और समझाते हैं क्या हुआ, क्यों हो रहा था। वैसे आप पढ़े थे कि whenever we create an static method, ठीक है, a static method, the static method will hold the static data। C++ में पढ़े थे, यस या नो, पढ़े थे, ठीक है। तो जब आप डाटा ले रहे हैं तो वो स्टैटिक होगा, ठीक है। तो डाटा स्टैटिक होने का मतलब उसका भी मेमोरी कितना होगा, एक ही होगा। और वो किसका डाटा होगा, पूरे क्लास का होगा, ठीक है। तो कहता है कि जो आप डाटा यूज कर रहे हैं इसमें रेक, मान लीजिए वो क्लास का डाटा है, लेकिन जो आप रेक यूज कर रहे हैं वो भी तो स्टैटिक बनेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर आप यूज कर रहे हैं। तो उस रेक के पहले आपको उसके क्लास का नाम, क्योंकि सेल्फ पैरामीटर तो होगा नहीं, लेकिन जो क्लास आप यूज कर रहे हैं उस क्लास का नाम आपको देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, जैसे कॉल करते समय टेस्ट डॉट आप सो या काउंट आप लिख रहे थे ना, वैसे ही डाटा को यूज करते समय टेस्ट डॉट डेटा आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने वहां पे इंक्रीज करते समय क्या लिख दिया, टेस्ट डॉट रेक प्लस इक्वल टू 1, और जब डिस्प्ले करा रहे हैं तब भी क्या लिख रहे हैं, टेस्ट डॉट रेक। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो क्या समझने लगेगा, उस मेथड का लोकल डेटा समझने लगेगा, और लोकल बन के वो खोजेगा जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम जैसे ही इसको हटा रहे हैं ना, यहाँ से जैसे हम इस वर्ड को हटा रहे हैं, ये रेक को लोकल मान रहा है कि लोकल ये वेरिएबल है, और कह रहा है कि जब स्टैटिक है तो लोकल क्यों होगा, स्टैटिक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ रहा है, टेस्ट डॉट रेक लगाना होगा। तो ये एक तरीका हो गया। यहाँ पे देखिए आपका जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है वैसे वैसे रिकॉर्ड भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। रन कराए हैं तो पहला से क्या मिला है, पहला से मिला 1, और दूसरा से क्या मिल गया 2। इस तरह से सी बनाइए, डी बनाइए, तो ये भी इसकी भी संख्या क्या होती जाएगी उसके साथ, बता रहा है, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे करें, ये शो को यहाँ से हटा दें, ठीक है, और इस शो को लाके हम यहाँ रख दें, ठीक है, तो फिर दोनों से 2 करेगा, करेगा ना, क्योंकि ए 1 कर दिया और बी कितना कर दिया 2। तो चाहे आप शो को एक बार करें या 2 बार करें, रिजल्ट क्या होगा 2, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो कैसे आपको चाहिए, अगर हर ऑब्जेक्ट के साथ उसका सीक्वेंस चाहिए तो हर ऑब्जेक्ट बनाने के ठीक बाद आप उसको कॉल कर लीजिए। और अगर आपको फाइनली चाहिए कितना हो चुका है अभी तक, ठीक है, तो सबसे लास्ट में उसको यूज कीजिए, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अभी तक 2 ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब चाहे आप उसको ए से कॉल करें या बी से कॉल करें, रिजल्ट 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको फिर से हम वही कर देते हैं जहां पे था ये, ताकि आपको सीक्वेंसिंग में दिक्कत ना हो।
तो ये आपका स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल बता दिया। नॉर्मली इसको बनाने का पर्पस यही है, रिकॉर्ड नंबर, सीरियल नंबर अगर जनरेट करना होगा तो वहां पे ये काम होगा। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड बना दीजिएगा, ठीक है, तो काम होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लॉजिकली। ठीक है, मेमोरी के अनुसार भी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। इसमें आपका मेमोरी का बेनिफिट हो जा रहा है। ठीक, तो इतना कर लीजिए। इनहेरिटेंस हम लोग को अगला करना है। इनहेरिटेंस आप लोग पढ़ चुके हैं C++ में, सब कुछ वही है। हम थ्योरी बिल्कुल नहीं चेंज कर रहे हैं और ना ही हम आपको कह रहे हैं। अभी तक बोले हैं? हमने कहा कि आप C++ में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट सीखे हैं तो वो अलग है, यहाँ अलग है, हम वो नहीं कहें। हम कहें कि यूज करने के तरीके क्या है अलग। वहां आप मल्टीपल डिफाइन करते थे, यहाँ एक ही से काम चल जाता था, उसका वजह भी हमने बता दिया। पर कंसेप्ट तो वही रहेगा, चाहे वो आप C++ में पढ़े या कहीं और पढ़े, उसका कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो C++ में जो इनहेरिटेंस पढ़े थे उसका क्या इंपॉर्टेंस है? सर रीयूजेबिलिटी है सर, करना। और हाँ, एक का फीचर दूसरे में इनहेरिट करते हैं। हेलो, यस सर। सर आवाज मेन उसका प्रॉपर सर नहीं आ होता है रही ना है कि आपकी। मेन होता है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं, मतलब सुपर क्लास से सब क्लास बना सकते हैं सर उसमें, इनहेरिटेंस के अंतर्गत। अच्छा, सुपर क्लास सर से। आवाज हाँ, अब आ रही है, अब सर, आ रही है। वो थोड़ा सेटिंग का दिक्कत था। सब क्लास में सर उसका उस क्लास से दूसरे क्लास में फीचर को इनहेरिट कर सकते हैं सर। और इनहेरिट रीयूजेबिलिटी भी है सर उसका मेन। क्या 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 ये वर्ड बोले वो बड़ा बढ़िया है। री सर रीयूज ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। और कोड रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? रीयूज करना। सर एक बार बना ले, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं उसको। एक बार बना लें और मल्टीपल टाइम यूज करें तो कहाँ बनाएंगे? तो क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में है, उप्स का कंसेप्ट है, तो कोड कहाँ यस हो? सर। ये जो रीयूजेबिलिटी है, आप जो मतलब मोटा मोटी जो बता रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है। पर रीयूजेबिलिटी कैसे समझाइएगा? क्योंकि उप्स का कंसेप्ट है, तो इसका मतलब है कि कोड कहाँ होंगे? एक क्लास में। तो एक क्लास में कोड होंगे, उसके रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? वो इनहेरिटेंस हो गया। हम टेस्ट बना लिए हैं, टी टी इज इक्वल टू टेस्ट, पी इज इक्वल टू टेस्ट, तो ये रीयूजेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये तो रिकॉलिंग हुआ, हम बार बार कॉल कर रहे हैं। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि मेरे जेब में 100 रुपया है, ठीक है, आपके जेब में 50 रुपया है, आप मेरा 100 रुपया ले लिए, या मेरे जेब से 50 रुपया ले लिए, आपके जेब में 100 रुपया हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ रीयूजेबिलिटी। सर जैसे कि सर फादर और मदर का फीचर सर सन में सर इनहेरिट होता है। अरे ये सब प्रैक्टिकली बताइए ना जी, क्लास के रेस्पेक्ट में। या मदर सन शुरुआत में हम लोग बोलते हैं, जब समझ में आपको नहीं आता है तो समझाने के लिए ये सब प्रयास सुपर किया। क्लास का सब क्लास में इनहेरिट होता है। हाँ, सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में इनहेरिट। अच्छा, तो सुपर क्लास क्या है और सब क्लास क्या है? ये दो एक ही क्लास हैं या अलग अलग क्लास हैं? अलग अलग है सर। हाँ, तो दो अलग अलग क्लास है। इसका मतलब है कि एक क्लास के अंदर लिखे गए कोड्स को किसी दूसरे क्लास में रीयूज कराना।
ठीक है, अवेल कराना, बिना दोबारा लिखे। एक क्लास में लिखे गए कोड को, ठीक है, ओके, वो कोड है, डेटा से रिलेटेड हो सकता है, मेथड से रिलेटेड हो सकता है, उस कोड को दूसरे क्लास में बिना दोबारा लिखे उसको अवेलेबल कराना ही कोड रीयूजेबिलिटी है। और इसी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इनहेरिटेंस, ठीक है। और चूंकि रिलेशनशिप हायरार्की में देखा जाता है कि पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलता है, ठीक है, पेरेंट का बिहेवियर कुछ चाइल्ड में आता है, इसलिए कंसेप्ट पेरेंट चाइल्ड या बेस ड्राइव करके आपको समझाया जाता है कि जब आप दो क्लास बनाएंगे, ठीक है, तो किसका किस में यूज कराना है, ठीक है, तो जिसका यूज कराना है उसे आप बेस बनाएंगे, और जिसमें यूज होगा, ठीक है, जो रीयूज करेगा वो क्या बनेगा? ड्राइव बनेगा, ठीक है। और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप करेंगे जिसे इनहेरिटेंस कहेंगे, तब जाके, ठीक है, जो बेस क्लास है वो अपना सारा डेटा और मेथड ड्राइव क्लास को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ओके। तो दो अलग अलग क्लास बनाएंगे, उनको इनहेरिट करेंगे, लिखने का एक तरीका होता है, एक सर्टेन वे होता है जो आपको इसमें सिखाया जाएगा। चलिए, आज की सेवा यहीं तक, और